हेलो, वेलकम। तो ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम गोदान पढ़ रहे हैं। अब क्या एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो अब हम इस मतलब पूरी गोदान तो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि और भी गोदान से तो कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कहीं से भी आते हैं, इसलिए हम डिटेल से पढ़ रहे थे। तो अब हम फटाफट मतलब मेन पॉइंट देखेंगे, है कि नहीं। और फिर जब ये जैसे कि अब जैसे नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, 29 जून को है एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में नेट का एग्ज़ाम अपना 22 जून से शुरू है और 30 जून तक है। लेकिन 29 जून के फर्स्ट शिफ्ट में है 9 से 12, 10, 11, 12, 1 बजे तक होती है। तो उसमें है अपना एग्ज़ाम। तो फिर हम जहाँ तक पढ़ लिए। तो इस एग्ज़ाम में तो अब किसकी क्या रैंक रहेगी तो भगवान ही जाने, जिनकी जिससे तैयारी होगी और उस हिसाब से क्या वहाँ पे दिव्य वो अंतर्दृष्टि रहती है, उसी अनुसार कितना भी पढ़ के जाओ, वहाँ के अंतर्दृष्टि से ही पता चलता है कि अपन क्या कर पाए और नहीं कर पाए। तो फिर किनका क्या रैंक होगा, कौन जीआरएफ होंगे, कोई वो नेट होगा, किसी का वो पीएचडी होगा, और कोई यूँ रहेंगे। तो फिर क्या कहें। तो फिर हम डिटेल से जितना बचा होगा फिर से क्लास कर लेंगे। और अभी हम क्योंकि पूरी ही उपन्यास से आता है तो हमको देखना ज़रूरी है, तो हम ऐसे ही दौड़ लगाते हैं कि कहाँ कहाँ मुख्य पॉइंट है। जहाँ तक हो गया। और आज हम 15 वाला, ये 19 वाला किया था, तो उसका अधूरा था। और तो देखते हैं, पॉइंट का ध्यान दे देंगे। और आज 36 है, जैसे कि ये 36 भाग है उपन्यास में, 36 भाग है। तो हम 19 तक तो कर लिए हैं, मतलब 19 का आधा हुआ है। ये उपन्यास में 36 भाग है, तो इसमें वो आगे इंडेक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन भाग 36 है। देखिए, भूमिका है तो हमने पढ़ाया है, तो मेरे क्लास में देख लीजिएगा। ये इसी क्लास में, ज्ञानवाणी के क्लास में देख लीजिएगा। शुरू का सब, शुरू से अंत तक है, सब यूजफुल है। तो आप तो स्पीड भगा के देख सकते हैं, और हमको पढ़ाने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए 19 तक है, तो फटाफट आज लेते हैं कि आज एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो देखिए, ये हम पढ़ाए थे कल वहाँ तक। देखिए कितनी, हर जगह तो इम्पोर्टेंट ही लगता है। थोड़ी देर में इक्के वाले की लड़की विदा हुई थी, ये था, ये सब हो गया था इक्के वाले की। फिर इसकी बहन की शादी होती है, तो बहन के बारे में भी पूछा जाएगा कि किससे किससे शादी होती है, तो वो सब आएगा आगे। तो हम देखते हैं। ये 19वां कम था, इतना ही है। तो इतने भरे ये सब हो गया था। तो हम ये इधर दिखा रहे हैं, तो आप भले देख सकते हैं। तो अब जब ये आ गया ना, होरी क्या बोलते हैं, गोबर घर आ गया। तो घर आ गया तो वो नया बन गया था ना, गांव वहाँ बाहर रहा, तो उसका चाल रंग ढंग सब अलग हो गया था। और सब ये सब है। गांव में ऊख की बुआई चल रही थी। अब क्या क्या हो रहा था, गांव में ऊख की बुआई लगी हुई थी, अभी धूप नहीं निकली। फिर घोड़ी के खेत में पहुंच गया, धनिया सोना तीनों तोलिया ऊख ये सब निकाल ला रही। और होरी गरासे से ऊख के टुकड़े कर रहा था। और ऊख मतलब गन्ना, मजूरी करने लगा हुआ, किसान नहीं मजूर है। और दाता दिन के यहाँ काम कर रहा था। पुरोहित जजमान का नाता नहीं, बल्कि मजदूर का नाता था। जैसे कि पंडित के यहाँ जो भी होता है, दूसरा एक पुरोहित होता है, दूसरा जजमान होता है, तो उसका नाता नहीं था, उसका मजदूर बन गया था, उसके यहाँ काम करता था। होरी दाता दिन ने आके ये फुर्ती दिखाई। तो ये देखते रहिए। और जहाँ एग्ज़ाम उपयोगी प्रश्न होगा तो वहाँ हम हाईलाइट कर देंगे, पंडित के सामने खड़े होकर दिए।
ये 20वां भाग है। इसमें क्या है, 20वां भाग में ये गोबर आया है घर, और घर की दशा देखता है कि कौन क्या काम कर रहा है। धनिया कुछ कहने को लगी, धनिया बीड़ी उठाते हुए कहा, ये सब है। देखिए सहसा उसकी आंखें निकल आई। तो अब देखिए, लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या है धनिया, होश संभाल, होरी के कुछ नहीं हुआ है। वो काम कर रहा था तो वो बेहोश हो गया था, गर्मी में काम कर रहा था। धनिया ने पटेश्वरी के पाँव पकड़कर रोती हुई बोली कि क्या करें, ये सब हो गया था। तो फिर उसको होश आया और उसी बीच वो आया था। अब देखिए इम्पोर्टेंट कथन, सोना पानी लाई, ये सब तो नहीं आएगा। धनिया अधीर होकर कहा। धनिया बोली, हाँ रात रोटियां खाए थे, लेकिन आज हमारे ऊपर बीत रही है, क्या कहूँ, क्या तुमसे छिपा है, महीनों से पेट भर नसीब नहीं हुआ था। धनिया जैसे ही जी उठी, विह्वल हो गई। धनिया ने स्नेह में डूबी भरतरसना, ये है पटेश्वरी ने चिढ़ाया हीरा। होरी ने नेत्रों से, अब वही तो, अब कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा पता ही नहीं है। और घर से गर्म दूध लाया और ये सब था। तब मदद भी किया, उसके यहाँ काम कर रहा था। तो उसके लिए कपड़ा उपड़ा लाया था, तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब संदूक खुला है, उसमें साड़ियाँ निकालने लगी, किनारेदारी थी। तो अब देखिए साड़ी कैसी थी। अब संदूक खुला और उसमें साड़ियाँ निकलने लगी और किनारदारी थी। साड़ियाँ पटेश्वरी लाल के घर में पहनी जाती है, मगर वे बड़ी हल्की है। जैसे गोबर लाया था ना साड़ी, तो उसकी वो तुलना कर रहा है। हर महीने साड़ियाँ, ये है। धनिया प्रसन्न होके सबके यहाँ जाने लगी। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल रहे माँ बाप लड़का। तो सोनू चुन्नू के यहाँ फ्रॉक और जूता पहनाकर राजा के यहाँ ले गया। तो ये है, गोबर ने सफाई की दी और झुनिया में भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, मैंने कभी किसी की ओर ताका नहीं। गोबर ने सफाई दी, झुनिया से मिला था। तो ये है, तो तीनों है ये सब। देखिए ना, हम आपको एक एक नज़र सब दिलवा देते हैं कि देख लो, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन पढ़ाने लगेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत पढ़ना है। सोना बालक को कपड़े जूते पहनाए, झुनिया, ये सब है। और यहीं बीच में कोई कथन आ जाएगा। देखो गोबर, ये है, लाओ। सहसा झिंगुरी सिंह कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला और मगर सलाम किया। अब झिंगुरी सिंह के बारे में है एक कथन, तो अब इसी में मिलेगा। झिंगुरी सिंह ने खुद से ही पूछा कि कब आए गोबर, मज़े से नौकर थे लखनऊ में। तो गोबर ने हेकड़ी के साथ लखनऊ गुलामी करने नहीं गया, नौकरी के गुलामी में व्यापार करता था। ये है। तो ठाकुर ने कौतूहल भरी आंखों से सिर, ये है गोबर। तो झिंगुरी बहुत नोच खसोट करके 25-30 से ज़्यादा ना कमा पाते होंगे। उसके अंदर से, गोबर के अंदर से बातें ले रहा था कितना कमाता है। तो ये होता है। और यहाँ देखिए फिर मेन पॉइंट आ जाएंगे कथन में। तो उसे स्पर्धा, ये सब है। भवानिया को भी कहीं कोई काम में दिला दो। अब उसके यहाँ उसका, अब जो बाहर कोई रहता है तो बोलता है ना कि मेरे बेटे को भी काम दिला दो। तो भवानिया उनका बेटे जेठ पुत्र था उसका, तो वही है, भवानिया का भी काम दिला दो। ये सब बोल रहा है। मुनामी खादी पर कहना,
तुम्हारा मित्र तलब है, गोबर ने अभिमान भरी हंसी से कहा। लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। अब देखो, बोलता है काम तो दिला दूंगा, पर काम में क्या शर्त होगी। गोबर ने अभिमान भरी हंसी से आमदनी की चाट आमदनी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम देखो, गोबर ने अभिमान भरी हंसी से कहा, आमदनी की चाट, लेकिन हम लोगों को आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई, जब बेईमानी ना करे पेट ही नहीं भरता। लखनऊ में मुनामी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध दूं तो, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया और तो मेरे गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं है, ईमानदार की कदर है। तो ये गोबर बोलता है। कभी एग्ज़ाम में आए तो इसे नज़र दिया हुआ रहेगा तो आप कर सकते हैं। और इस तरह गोबर दाता दीन से भी रगड़ा, भोजन करने लगा। फिर ये है, दाता दीन ने गोबर कितनी ठिठाई बोल ये सब किया। इसको छोड़िए, फिर हम बाद में डिटेल से पढ़ाएंगे। और कथन को देखते हैं मेन। नालिश गोबर भैया। दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप जिसके काटे। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, काला सांप है जिसके काटे मंतर नहीं आता। तुमने अच्छी डांट बताई। पटवारी के कान भी जरा गरमा दो, बड़ा मुतगन्नी है। दादा बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। करिंदे से मिलकर असामियाँ गला काटता है। तो पहले बताया है ना, असामियाँ वही होता है कर्जदार, मतलब जिसके अंदर रहता है ना, वो सब असामियाँ होता है। जैसे कि एक राजा रहता है तो राजा वो वहाँ के राय साहब था, पैसे वाला। तो और फिर जो कर्जदार होता है दूसरा, उसके अंदर सब रहता है, तो उसको असामियाँ बोलते हैं। वो उधार लेता है उससे, गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो और पहले उसके खेत जोत दो, और अपनी सिंचाई पीछे करो पहले उसकी कर दो। तो ऐसा उससे काम भी करवाता है और पैसे भी उधार लेता है, वही असामियाँ होता है। तो सब मजदूर और के ये था किसान जो छोटे छोटे थे, तो उसके असामियाँ हो जाते थे बड़े लोगों के। गोबर ने मूँछों पर ताव देकर कहा, साल भर में भूल थोड़ी ही गया मैं इसे, ये सब है। तहलो प्रोग्राम बनने लगा, खूब भंग घुटने लगा। दुधिया और रंगीन रंगों के साथ कालिख भी बने। होली की तैयारी हो रही थी। तो क्या क्या हुआ, ये कभी एग्ज़ाम में आ जाए। होली के प्रोग्राम बने, खूब भंग घुटे, दुधिया भी, रंगीन भी, रंगों के साथ कालिख भी बने, और मुखियों के मुंह पर कालिख भी पोती जाए। होली में कोई बोल क्या सकता। फिर स्वांग निकले तो पंचों की भद उड़ाई जाए। और रुपये पैसे की चिंता नहीं, गोबर भाई कमा के लाए हैं। तो ये सब हंसी ठिठोली हो रहा है। तो ये है। अब गोबर ने उत्तेजित होकर दादा भाई के बीच, गाय 50 की, हमारी कोई 150 में आई थी, और हमारी गोई 150 की आई थी। गोबर उत्ते 3 साल हमने जोती, फिर भी 150 की थी। वह अपने रुपये के लिए दावा करते और डिंगरी कराते। इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये डाँड़ के भरे, वो गऊ होने पर का फल। तो मेरे सामने जोड़ी ले जाते हो देखता है तो तीनों यही ज़मीन पर सुला देता है। पंचों को तो यह तक न करता, देखना कौन बिरादरी अलग लेकिन तुमसे। होरी ने अपराधी भाव झुका दिया। तो सब उसके नोचता ही था। इसकी लाइट बढ़ाती हूँ पहले। तो गोबर ने उत्तेजित होकर ये सब कहा, जवानी लड़की बैठी है, जवान लड़की बैठी है, ये सब रोता रहता था ये सब। तो ये नहीं आएगा कथन में। और देखते हैं बाक बुद्धि। अब याद रखना 19 तक हमने करा दिया है, तो बाद में एग्ज़ाम के बाद हम फिर से पढ़ेंगे।
डिटेल से, मतलब अब तो आधा से ज़्यादा हो गया है। वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति परास्त हो गई। 5 मिनट भी नहीं हुआ। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे हुए जुआ खेल रहे थे। उसे देख लोगों ने समझा कि पुलिस की सिपाही है और कौड़ियाँ समेट कर भाग रहा था। तो ये गोबर ने जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा था। बोला, डरो मत, ये जंगी का आता है प्रश्न। जंगी उसका बेटा था, भोला का बेटा था, मतलब झुनिया का भाई। राम 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 राम, आज ही आया हूँ, सोचा चलूँ सबसे मिल आऊँ। पर कब आना है भैया? आशीर्वाद करके मज़े निकाल लिया और कि नौकरी में हूँ, उन्हें मुझसे कहा। तो यह है जंगी का ठाठ बाट देख कर रौब आ गया। कभी चमरौधे जूते की मयस्सर ना हुए और गोबर चमचमा बूट पहने थे, साफ सुथरी धारीदार कमीज, और सवेरे हुए तो बाल पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटे हाल गोबर, इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। तो ये है, देखो जंगी का आएगा एग्ज़ाम में, ये पात्र है तो ये याद रखना है। तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा रुक गए और बता रही हूँ कि जंगी के बारे में आता है प्रश्न। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि इसकी चिंता मत करो। जंगी के ने उत्सुकता से पूछा, चाहे चौकीदारी करो चाहे तगादे का काम। अच्छा, आसामी से ठग गए आकर मालिक। ये है 60 रुपये 8 आने रोज़ बना सकते हैं। तो रहने दो, जंगी को अपने साथ ले जा। मतलब अब ये नौकरी के लिए बोल रहा है कि जंगी को अपने साथ ले जा। गोबर, नहीं काका, भगवान ने चाहा तो इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी बन जाएगा। तो ये सब बातें कर रहा है। देखिए जंगी की कहानी यहाँ है। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला था। भोला ने एकांत देखकर कहा कि भैया, अब इस जंजाल से भी उब गया हूँ। जंगी का हाल देखते ही कमाता दूध लेकर जाता और सानी पानी खोलना और बांधना सब मुझे ही करना पड़ता है। तो ये बेटे के बारे में बोलता है, खाली दूध लेके जाता है, सानी पानी गाय का मेरे को ही करना पड़ता है। भोला बोलता है, अब तो यही चाहती है सुख कि कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं, और रोज़ लड़ाई झगड़ा किसके पाँव सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, कोई एक लोटे पानी की भी नहीं पूछती। पगहिया टूट गई, मुद्दा इसकी सुधी नहीं है। तो ये गोबर आत्मीयता के साथ, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर दूध बेचोगे नगद। अब ये देखो, ये कहता है गोबर, तुम चलो लखनऊ और 5 सेर दूध बेचोगे नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीर से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरे चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही नित लेता हूँ। मैं तुम्हें किसी तरह कष्ट ना दूंगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न है ना, 10 सेर दूध लेता हूँ, ऐसा जंगी को बोल रहा है। जंगी दूधिया शरबत लेके आया। गोबर ने गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली शाम सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ और काका को तो 1 रुपया कहीं नहीं गया। भोला ने 1 मिनट। तब ये सब है, तो मेन यही है। तो यहाँ से कभी प्रश्न आ जाए तो ठीक है। कहीं रुपये कहीं बाहर थोड़े है बेटा, घर का ही है, बिरादरी का। तो ये सब अब लास्ट में है। देखो शुरू लास्ट बीच कहीं से भी आता है, लेकिन लास्ट में थोड़ा और देख ही लेना चाहिए। बिरादरी ये है। संध्या के समय गोबर यहाँ चला तो उसके साथ थी और दही की 2 गोई उसके साथ थी और दही के 2 हांडियाँ लिए जंगी के पीछे पीछे आ रहा था। क्या हुआ? अब 21वां भाग देखते हैं। तो ऐसे ही फटाफट निकालते जाते हैं, देखते हैं कहाँ। तो मेरे को तो हर बार लगता है मैं ख़त्म ही कर दूँगी, इतना है, देख रहे हो, और सब इम्पोर्टेंट है। तो इतना है और सब इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पर है देखो। अब देहात में 6 साल महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मंजीरा बजता रहता था। होली के
महीना पहले ही 1 महीना बाद फाग उड़ती थी। तब ये देखना होली का कब 1 महीना पहले, अब 21वां भाग का शुरू का है, तो ये शुरू का पैरा से प्रश्न बना लेगा। आषाढ़ लगते ये आल्हा शुरू हो जाता है। तो किस महीने में गोदान में आल्हा होता है? आषाढ़ में। और सावन भादों में कजरियाँ होती है। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा है, तो ये आप ध्यान रख लेना कि सावन भादों में कजलियाँ होती है। और कजलियों के बाद अब ये मिलान में भी आ जाता है, कुछ भी दे देगा, एक शब्द उठा के इधर से इधर मिलाने को दे देता है। तो इतनी बारीकी से पढ़ना पड़ रहा है अभी पैटर्न में। तो आप 2026 के पैटर्न का देख लेना, 25 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका पैटर्न देखना, तो उसी पैटर्न पे तैयारी करना। तो देखिए आषाढ़ में, आषाढ़ लगते क्या है, आल्हा शुरू होते थे। सावन भादों में कजलियाँ गाई जाती, कजलियों के बाद रामायण गान होता था। ये तीनों याद रखना है। रामायण के बाद ये कजलियाँ के बाद रामायण होता था। सेमरी की अब बात नहीं है, महाजन की धमकियाँ और कारिंदे की गालियाँ समारोह में बन नहीं सकती। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तो देखना वेरी वेरी। अब मैं सामने होते तो मैं ऐसे बोलती कि देखो ये है, तो हम इसमें ही बोल रहे हैं। अब पता नहीं कौन बच्चे, अब आप 25-30 जने तो डेली देखते हैं 10 मेरी क्लास को, तो उन्हीं को मैं बोल रही हूँ कि बहुत ध्यान से देखना एकदम। सब तो पूरे इतना करते नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। महाजन की धमकियाँ और करिंदे ये सब है। होली में गाने बजाने के मुख्य स्थान नोखेराम की चौपाल थी। अब देखिए नोखेराम का आता है, और ये यहाँ पर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ से भागेंगे नहीं, देखना अच्छी पॉइंट पे तो रुकेंगे। नोखेराम की चौपाल थी, वहीं भंग बनती थी। और अब तो आएगा एग्जाम में, नोखेराम के यहाँ क्या था? चौपाल था, वही रंग उड़ता था, वहीं नाच होती थी, वहीं उत्सव करिंदा और करिंदा साहब के 10-5 रुपये खर्च हो जाते थे। और किसमें यह सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर जलसा रख कर आता। तो पहले होली में जैसे 10 आदमी बुलाया तो वहाँ तो खर्चे होते हैं, क्यों बैठने को जगह दो अच्छे, और फिर शरबत पानी खाना थोड़ा सा देना पड़ता है। तो सब जिसके पास पैसे होते थे वही कराते थे। लेकिन अब की बार गोबर ने गांव के युवकों को अपने द्वार पर खींच ला लिया। नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी थी गोबर के लिए, तो अपने यहाँ किया। ढोल मंजीरा ये सब हुआ है, तो आप ध्यान से ढोल मंजीरा सब मजबूत गए। और देखो गोबर द्वार पर खड़ा है, यहाँ भंग में गुलाब जल केसर और बादाम की बहार है। हाँ शेर भर बादाम गोबर खुद लाया। तो देखना कहाँ से, ये भी है गुलाब जल पीते थे, चोला तरह हो जाता, आंखें खुल जाती। तो क्या क्या था यहाँ? भंग में गुलाब जल और केसर बादाम की बहार थी। हाँ शेर भर बादाम गोबर खुद लाया था, पीते ही चोला तर हो जाता और आंखें खुल जाती। मतलब सब तो कमज़ोर रहते थे, आधे खाए पिए हुए रहते थे, किसी को खाना मिलता नहीं था। किसानी में 1936 का है ना उपन्यास, तो उस समय तो बहुत ही तंगी था, ब्रिटिश शासन था और लगान वसूली होता था। तो उस समय का बात है, तो भर भर के ही परेशान होते थे। तो सबके आधे पेट, किसी को भूखा रहता था कुछ, तो कभी त्योहारों में ही तो कुछ अच्छा हो जाता था। तो सब का ये चौड़ा हो गया, ये बता रहा है। तो ये है शोभा ही लंगड़ों के ऐसी नकल करता था, क्या करके ये बोल। आदमी जानवर की नहीं गिरधर नकल है। तो ये सब होली मची है। फिर हुआ है क्या, ये सब है देखते हैं। फिर वो घर में फिर लड़ाई करता है अपनी माँ से। तो ये सब है। नहीं सरकार 1 रुपये ठकुरा इनका नजराना है। यहाँ देखो ये लाइन,
नहीं सरकार रुपये छोटी है सब क्या एक पैसा देने वाला होता था और दूसरे किसान वो मजदूर रहते सब पैसे और वसूलते थे। देखिए नहीं सरकार 1 रुपये छोटी ठकुराइन की नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन की, 1 रुपया ठकुराइन के पान खाने की, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने की, बाकी बचा हुआ आपकी क्रियाक्रम के। तो ये सब ना ये यहाँ से देखो किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगा और बड़ी मुश्किल से रुपये देने का राजी हुआ। तो वो है यहाँ 5 ही है मालिक, ये सब है। इसी तरह नोखे राम और पटेश्वरी और दाता दिन की बारी बारी में सबकी खबर ली गई और फब्तियों में चाहे कोई नयापन ना हुई। नकलें पुरानी थी और लेकिन गिरधारी का ढंग हास्यजनक था। दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेवता की बात रात भर फरौती सताए हुए दिल कल्पना प्रतिशोध आखिरी। ये सब देखो झिंगुर सिंह दिल्लगी बाज आदमी थे, दिल्लगी तुनुक मिजाज था। पंडित दाता दीन ये सब है। कितना भी करूं कि भगाएंगे होता नहीं है। दाता दीन ने सुरती फांकते हुए कहा काम कैसे नहीं करेंगे। अब मैं ढूंढ के बताती हूँ मुख्य पॉइंट। गोबर त्योहारियाँ चढ़ाई नीति जोड़ने में कौन, छोड़ो इसको। क्यों मोटी है। अब देखिए ये भाई बहन में नोखे राम के ठाठ मारकर कहा मगर नकल सच्ची है, मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम के द्वार करते देखा है। तो ये देखो झिंगुर सिंह की छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है। तो ये होता है वो सब एक उम्र की थी ना सब, मतलब आगे पीछे। उसकी 2 बहनें थी सोना रूपा और झिंगुरी सिंह ठकुराइन ये सब। तो हंसी मजाक होता है। रूपा ने जिरह की कि अगर वह पहले खाती हैं तो क्यों मोटी नहीं, ठाकुर क्यों मोटे हैं, अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पिस जाए। बच्चे की जो होती है वो बातें हो रही है। सोना ने प्रतिवाद किया तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे होते हैं, अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे होते तो घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर के बलवान है। और क्या अभी उस दिन दोनों लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ढकेला, क्या तू खाकर तब जीजा को खिलाएगी। तो ये सब है वो सोना रूपा की बातें हैं। और कभी आ जाए तो रूपा रुआई सी हो गई। सोना साड़ी का लखनऊ अब ना गोबर लखनऊ लौटने का निश्चय कर लिया था और फिर अब घर में लड़ाई करेगा, क्योंकि वो लोग का जीने का तरीका अलग है और ये शहर में रह के आया। तो ये बोलता है कि दादा वो पैसे मांगने आ जाता है कोई ना कोई, तो एक का बहुत नाम मांगता है। जैसे कि किसी से 2 पैसे लिया तो वो कितना जोड़ के 100 रुपये बना लेता है। तो इस पर गोबर गुस्सा करता है आप बोलते क्यों नहीं हो अपने पिता को और माँ को भी, कितने कहीं से आता थोड़ी है पैसा। ऐसे करके लड़ाई करता है, मैं क्या जानता हूँ बेईमानी करेगा। तो ये सब है। तो फिर बहुत लड़ाई करता है। ये सब वही है लड़ाई का। माँ बाप का कर्ज कमावत लेते हैं किसके लिए, लड़के लड़कियां ही है।
तो इसमें यही है, गोबर सान जमाते हुए मेरा 2-3 रुपये रोज़ उनका घाटा हो रहा है। झुनिया का लेता जाता हूँ, ये झुनिया को लेके जाएगा साथ में। तो झुनिया को लेके जाता है। झुनिया ने कोठरी से निकलकर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि मैं फोड़ लूँगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं, ये झुनिया का कथन है। सोना रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी पुनिया और स्त्रियां बीच पांव वो जा रहा था जब झुनिया के गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी हीरा और शोभा। तो एक है कि नोखेराम राय साहब के यहाँ कितने पैसे में कर रहा था काम, तो वो 12 पैसे में 12 आने में काम कर रहा था। ये भी है। गोबर के मुंह फेर कर ये चला गया। इधर कुछ दिनों में राय साहब ने कन्या का विवाह की बातचीत कर रहा था। वो राय साहब की बेटी थी, तो ये भी आता है क्वेश्चन में। तो ये फीस उनके तो क्या वो थे, नेता थे, मुखिया भी थे, तो उनके कोर्ट कोई तो केस वेस भी लग जाता था। तो ये सब था। ये तो राय साहब चाह रहे थे अपनी बेटी को कि शादी शर्तियाँ डिग्री होगी, हो जाता है। ये 22वां में है। राय साहब कन्या के विवाह के लिए चिंतित हैं। तो कुंवर साहब दुर्वासनाओं के भंडार थे। शराब, गांजा, अफीम, मदक, चरस, ऐसा कोई नशा ना था वह ना करते हों। अय्यासी तो रईस की शोभा है। यह रईस क्या जो अय्यास ना हो। धन का उपयोग और किया कैसे जाए, मगर इन दुर्गुणों के होते हुए प्रतिभावना थे कि अच्छे विद्वान उनका लोहा मानते थे। और संगीत, नाट्यकला, हस्तरेखा और ज्योतिष, योग, लाठी, कुश्ती, नासेबाजी, तो ये सब है राय साहब का है कथन। और फिर ये देखा यहाँ पर मैंने ये लगाया है, नुकसान उठाने के कोई 40 लाख का बोझ सिर पर है, फिर भी अल्लाह ताला खर्च है। दमखम है, वहीं अल्लाह ताला खर्च है। पैसे के तो कुछ समझते ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो राय साहब, यहाँ से एक पैराग्राफ देख लेते हैं। जब राजा साहब को तो आप जानते ही हैं, झक्कर आदमी है, पूरे सन की कोई ना कोई धुन उन पर सवार रहता है। आजकल यही धुन है कि राय साहब के नीचे दिखा कर रहेंगे, और जब एक धुन सवार हो जाएगा तो किसी नहीं सुनते। कितनी नुकसान उठाना पड़े, कोई 40 लाख का बोझ सिर पर, फिर वहीं दमखम है, वहीं अल्लाह ताले खर्च है। मेरे पैसे के तो कुछ समझते ही नहीं। नौकर का वेतन 6 महीने ही बाकी पड़ा हुआ है, मगर हीरा महल बन रहा है। संगमरमर का तो फर्श है। पच्चीकारी ऐसी हो रही है कि आंखें ठहरती। अफसरों के पास रोज डालियाँ जाती रहती है। सुना है कि कोई अंग्रेज मैनेजर रखने वाले हैं। तो ये कौन है, वो उनके अपनी बेटी के शादी जो कर रहे हैं ना, उसकी बातें हो रही है। तो ये सब राय साहब की बातें हैं राजनीति का। तो राय साहब ने आहत नेत्रों से देखा कि बेईमान समझते हैं। तनख्वाह ने कुर्सी उठाते हुए, बेईमानी कौन समझता है, आजकल चतुराई है और दूसरे के उल्लू बनाया जाए। ये है राय साहब व्यंग। मिस्टर खन्ना, मैं बैंकर नहीं, तालुकेदार हूँ। कुछ साहब दहेज नहीं मांगते, उन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि यह मेरी अकेली लड़की है और उसकी माँ मर चुकी है। आज जिंदा होती तो शायद सारा घर लुटाकर उसे संतोष ना होता, या शायद मैं उसे हाथ रोककर खर्च करने का आदेश देता। तो मैंने संतान प्रेम की अपनी आत्मा की प्यास बुझाई है। दोनों बच्चे शुभ अवसर पर अपने
बच्चे के प्यार में ही अपने पत्नी व्रत का पालन किया है। मेरे लिए यह तो राय साहब की पत्नी नहीं थी, उन्होंने दूसरी शादी नहीं किया था। दोनों बच्चे के लिए भी उन्होंने शादी नहीं किया था, वही पत्नी व्रत पाला है। जैसे पति के मर जाने में शादी नहीं करती है, उसी तरह तो उसे समझाया। और इलेक्शन मैदान में भागना धीरे धीरे संभव नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं हारूंगा। राजा साहब से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन राजा साहब को इतना ज़रूर दिखा देना चाहता हूँ कि अमरपाल सिंह नर्म चारा नहीं है। तो ये है, मैं मुकदमा दायर करना तो अवश्य है, उसी पर तो सारा दमोदार है। अब बतलाइए। तो देखिए दूसरा ये है अमरपाल सिंह। तो मेरे डायरेक्टरों का इस विषय में हुक्म है। तो ये राजनीति की कहानी है। देखो यहाँ, जब धन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यहाँ यूँ ना निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा और ईंट पत्थर में जाएगा या अय्याशी में जाएगा। तो ये खन्ना ने उपहास किया। और लॉर्ड विल्सन आएंगे तो मेरा पहुंचना ही होगा। और आप बहुत ही रईस फंसे हैं, आप लोग लटके खूब समझते हैं। हमारे रईस हैं, इस लायक उल्लू बनाकर ही मुड़ा जाए। तो ये है, अब कितना भी करो तो कई क्लासे बन ही जाते हैं, जल्दी होता नहीं है, क्योंकि हर जगह पॉइंट है। मुझे करने का है और जलील करना है। कथन ही ढूंढते हैं। गोबर। और आप देखिए 23वां भाग में क्या है, या मालती खन्ना की बातें हो रही है। ये सब छीटाकसी है। अभी तो मुझे कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, तुम बिल्कुल, यह कहती हुई पक्षी की भांति फुर्र से उड़ गई। और खन्ना सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, यह लीला है या इसका सच्चा। तो मालती ऐसी थी एकदम चमक धमक वाली, तो उसकी कहानी है। गोबर और झुनिया के जाने के बाद सुनसान हो गया। धनिया बार बार चुन्नू को याद करती थी। एक बेटा था उसका, बच्चे, माँ तो झुनिया की। तो ये है 23वां भाग में। फिर होरी ने चिढ़कर कहा, देखो तब झुनिया को ही दोषी थे, यह नहीं कि समझती कि अपना सोना खोटा हो। तो जैसे कि बेटा बहू को ले गया और लड़के गया, तो वो उसको अच्छा नहीं लगा, तो झुनिया को दोष दे रही थी कि वो ना बहला फुसला के ले गई, बहुत तेज़ निकली ऐसा। तो फिर होरी उसको डांटता है। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई है, ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। ये वो होरी बोल रहा है। और अपना सोना खोटा हो तो दूसरे का क्या दोष देना है, ये होरी बोल रहा है। अब देखिए होरी का गीत आया है, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है जून एग्ज़ाम का, किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। हिया जरत, अब अपन पढ़े तो लाइन तभी तो आया। तो ये होरी का कथन है, हिया जरत, ये PYQ है। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा की स्फूर्ति में डूब गया था, और तरंग में आकर गाने लगा, हिया जरत रहत बिन रैन, आम की डलिया कोयल बोले, तनिक ना आवत चैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहनकर चली, और 5 पाँव में मोटी चांदी के कड़े थे। तो ये भी है, इस सहुआइन के बारे में आता है एग्जाम में। गले में मोटे सोने की हंसली, तो ये ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये पेज यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने PYQ भी लगाया है, देखो
तो आप यहाँ से क्लास को रोक के आप यहाँ से देख लेना और नोट बना लेना। तो फिर ये दुलारी से ये पैसे मांगता था। होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ता था। भाभी कहता था होरी उसको छेड़ता भी था। होरी देवर था, इस नाते दोनों विनोद करता था। शाहजी मर गए। दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती और सारे गांव की खबर लगती रहती उसकी। कहीं आपस में झगड़ा हो, सहुआइन वहाँ बीच बचाव करने चली जाती। आने रुपये सूद से कम और रुपये उधार ना देती थी। तो एक आने होता है ना, आना पहले होता था, तो एक आने रुपये मदद सूद देती थी। यदि लोभ के मूल ज़्यादा ज्यों का त्यों बना रहता था और सूद लेती थी, मूलधन यूँ बना रहता था, मगर ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता। कैसे वसूल करे? नालिश फरियादी करने से रही। थाना मतलब वो फरियाद थाना पुलिस करने से रही। केवल जीव का बल है क्यों ज्यों। तब कोई लेता तो देता नहीं था पैसा, तो इसलिए वो बोल रही है। जीभ की तेजी बढ़ती जाती है, उसकी काट घटती जाती है, उसकी गालियों। तो यही परलोक में काम आएगी। दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़छाड़ किया। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नज़र ना लगा देना। इस मारे मैं बहुत पहनती ओढ़ती नहीं हूँ। घर से निकलो तो सभी घूरने लगते हैं, कैसी कोई मेहरिया देखी ना हो। और पटेश्वरी लाल की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी है। होरी ठिठक गया और मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया। बैल आगे निकल गया। वह तो आजकल बड़े भागवत हो गए और ये पूर्णमासी के सत्यनारायण की कथा सुनते ही दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते थे। तो ये है लिपट जितने ही सभी बूढ़े होकर भगवत ये कर्म करे। अब मुझे कसम है, ये सब है। अब यहाँ देखो कहाँ से सहुआइन ऐसी विनोद चापलूसियों को निरस्त हो जाती है। और कहीं मराई हो रही हो, अनाज ओसाई हो रहा हो, कोई गल्ला तोल रहा हो, तो यही होता था। किसान का घर था, गांव था, तो ये सब होते थे। कहीं कुछ होता था। नाई बाड़ी बढ़ाई लोहाई पुरोहित बाट भिखारी। तो कौन कौन था ये भी आ सकता है एग्जाम में। अपने अपने जेवर लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी खाट पर बैठा सवाई उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले भाव कर रहे थे। खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेर मकोई बेच रही थी और गांव में ऐसा माहौल था। खोचे वाला तेल के सेब और जलेबियाँ लिए फिर रहा था। पंडित दाता दिन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए पहुँचे थे। झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठ गए थे। दाता दीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही थी सूद का दर कम। ये झिंगुरी तमाकू फूंक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपये उधार लेना। तो ये उधारी की बात हो रही है। और देखते हैं उन्होंने खलिहान में एक चक्कर लगाया और बैठे हुए बोला, हाँ मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह है उसका ब्याह कर डालो, और अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। और झिंगुरी का था। झिंगुरी जोर से हंसा। पंडित, क्या संसार बदल जाएगा? कानून है, न्याय है तो पंडित का है। दाता दीन ने जैसे तैतिया काट खाया हो। और आलोचना का क्या आशय है खूब समझते हैं, बोले आदमी। मुंह को उसकी संध्या बंदन नहीं करते। ये देखो 44-45 मिनट हो गए। झिंगुरी सिंह कायल होकर अपने भाइयों को, झिंगुरी सिंह उन्हें पंडित मुग्ध होकर बोले, समय दाता दीन। दक्षिणा मिल गई। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन की निजी पैरा था। चारों बैलों से मराई हो रही थी और निकली। सिलिया, सांवली, सलोनी और छरहरी बालिका थी।
अब देखिए वो सिलिया थी कैसी थी। सिलिया सांवली सलोनी बालिका थी। एक पात्र ये आया सिलिया, जो दाता दीन रखा था उसको, जो रूपवती ना होकर आकर्षक थी और हास में चितवन में अंगों में विलास और हर्ष का उन्माद था। उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लेना। 5 भूसे अनुओं के सनी हुई, तो सिर बाल अंधे खुले और दौड़ दौड़ कर अनाज उसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। तो माता दीन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी ना रहे सिलिया, तो थक गई हो तो जाओ। सिलिया प्रसन्न होकर बोली, तुम काहे को जाओगे पंडित, मैं सांझ तो ये। और सिलिया बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिलिया को इसका कहानी है, ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा कहानी बता देती हूँ। ये सिलिया है, उसके वहाँ रहता है। तो ये दाता दीन पैसा मांगा हुआ था, नहीं सिलिया ना वो उससे सहुआइन से, दुलारी सहुआइन है ना, उससे पैसा कुछ उधार ली थी। 2 पैसे के रंग लाई थी होली में, देखो है ना क्या। सिलिया ने उसकी दुकान पर 2 पैसे की गुलाबी रंग लाई थी, अभी तक पैसे ना दिए थे। तो वो मांगने आ गई, सिलिया मांगने आ गई। तो फिर सिलिया क्या करी, वो दाता दीन उधर गया तो सिलिया अनाज ही दे दी। पहले तो ऐसा ही होता था, पैसे किसी के पास नहीं होते थे, अनाज ही दे दिया जाता था उसके बदले। तो उठा के वो सा रही थी अनाज, वही दे दी। बस उधर से वो दाता दीन आता है, उसको डांटने लगता है और फिर अनाज उसका ढेर में रखवा लेता है। और फिर खूब बातें होती है, लड़ाई की मेरा। अब देखिए उसके यहाँ खाना होना, मतलब वहाँ उसको ले आया है, वो सब काम कर रही है सिलिया, और उसका सुखभोग भी तो करता होगा वो, और रखा है तो। और उसको इतना अधिकार नहीं है कि उसमें से वो लेके दे दे, तो उसको बहुत बुरा लगा। और इतने में उसका माँ बाप भी आ जाता है और गांव में हंसी होता भी है। तो इसकी बहुत कहानी है, डिटेल से बहुत अच्छा लगता है। मतलब गोदान में कहीं भी पढ़ने लगते हैं ना, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं पढ़ूं, सब में इम्पॉर्टेंट लगता है और जिज्ञासा बढ़ती है। तो आपको यदि टाइम मिले तो बुक खरीद कर पढ़िए, और इससे अच्छा होता है। किताब बुक पढ़ने से अच्छा वो ज्ञान भी बढ़ता है। तो फिर खूब उसके माँ बाप भी आ जाते हैं, भाई, खूब लड़ाई होता है इसमें। एक आगे ये सब लड़ाई ही है इधर, देखो 36 भाग तक है, खूब लड़ाई होता है। और फिर ना वो घसीट के सिलिया को ले जाता है। और फिर सिलिया बोलती है, नहीं मैं आप औरतों का अपने भारतीय परंपरा में तो यही है कि एक का जो हाथ पकड़ लिया, एक से जो संबंध बन गया, शारीरिक संबंध बन गया, तो दूसरा नहीं करते थे। तो पहले भी था, चाहे कोई भी जाति हो, तो उसके मन में एक ही पति बन गया था, तो वो दूसरा शादी नहीं करती। और फिर बोली, मार दो, लेकिन मैं रहूँगी उसके यहाँ, चाहे रखे चाहे नहीं रखे, कुछ भी करे। फिर आ गई, तो फिर गांव में आई। उसके माँ भाई सब घसीट के ले गए थे, तो पूरे एकदम पीठ पे उसके खून ही खून हो गया था। तब फिर आई है, तो फिर यहाँ भी नहीं रखा उसको, दाता दीन भी नहीं रखा। और दाता दीन का उसका भाई सब क्या किया, मुंह में हड्डी ठूस दिया, क्योंकि वो चमार था, तो जात भ्रष्ट है, तो उसको नीच दृष्टि से देखते। तो वो लोग क्या किए, मुंह में ना हड्डी ठूस दिया। फिर इसकी पंडिताई भंग हो गई। तो फिर बहुत सारे काशी में जाके ये अपना धर्म का वो किया था, मंत्र वगैरह करा, और धर्म भ्रष्ट हो गया था, तो उसको वो किया था। ये कहानी है इसमें। और सिलिया को फिर ये धनिया रखती है अपने घर में, और ये भी प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर इसका बच्चा भी होता है, उसी के यहाँ रहती है। फिर धनिया का यहाँ इसमें वक्तव्य भी है, तो अगले पार्ट में और देखेंगे, क्योंकि अब ख़त्म ही नहीं होता है। कितना भी मैं सोचती हूँ कि आगे बढ़ लूँ, तो होता ही नहीं है। आज मैं सोची कि मैं जल्दी करूँगी, तो हुआ ही नहीं है। सब में पॉइंट रहता ही है, देखो कहीं कुछ मैं गलत करी हूँ, और सब जगह पॉइंट निकलता ही है। और सिलिया का बहुत ही कथन है, सिलिया का आएगा प्रश्न। तो फिर वो दो औरत को दो को निर्वाह करी है, ये धनिया अपने घर में रखी है, बदनामी से बचाया है। बदनाम तो हो ही जाते हैं, लेकिन अपने घर में शरण दी है 2 को, झुनिया को और सिलिया को, और अपने जैसा रखा है। तो एक क्लास कैसी लगी, बीच में मैं गौन हो गई थी, तो पॉइंट मिलने रहे थे, और लाइन बाय लाइन पढ़ते तो फिर और भी ज़्यादा जाता, फिर थोड़ा ही हो पाता। अपन यहाँ तक तो आ गए हैं ना, ये 24 तक, तो अब मैं ये मोड़ देती हूँ।
24 से बताऊंगी, इसमें भी थोड़ा सा सिलिया के बारे में बताऊंगी। थैंक यू। लाइक